हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस चैनल पर हमने स्टार्ट करी है DBBB TGT नेचुरल साइंस की केमिस्ट्री सीरीज़, जिसमें ऑलरेडी हम केमिस्ट्री का सिलेबस कवर कर चुके हैं और कुछ प्रैक्टिस ऐप भी अपलोड कर चुके हैं। वो आप जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। इसके अलावा हमने अब स्टार्ट की है PYQ सीरीज़, जिसमें जो 2018 में एग्ज़ाम हुआ था उसको हम सॉल्व कर चुके हैं। उसकी प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप उससे जाकर देख सकते हैं। उसके अलावा 2021 में जो फीमेल शिफ्ट में पेपर हुए थे उनका भी सॉल्यूशन हम कर चुके हैं, तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप जाकर देख सकते हैं। अभी हमने स्टार्ट कर रखा है PYQ सीरीज़ 2021 मेल शिफ्ट वाले सॉल्यूशंस। तो इसमें हम मेल शिफ्ट फर्स्ट में जो हुआ था वो हमने पेपर देख लिया था। अभी हम मेल शिफ्ट 2 वाला कवर करने वाले हैं, जिसमें ऑलरेडी हम पार्ट 1 कवर कर चुके हैं। अब हम इसका पार्ट 2 आज कवर करने जा रहे हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। देखो, पार्ट 1 में ऑलरेडी हमने 18 क्वेश्चंस कवर कर लिए थे। आज हम 19 क्वेश्चन से स्टार्ट करें, राइट। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर 19। एक्वारेजिया इज अ फ्रेशली प्रिपेयर्ड मिक्सचर ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड इन द रेशियो ऑफ डैश 3:1, 2:3, 3:2 एंड 1:3। देखो, यहाँ पर हमसे बात की है एक्वारेजिया की, और इसने ये बता भी दिया है कि जो एक्वारेजिया है वो एक मिक्सचर होता है। तो एक्वारेजिया जो यहाँ बोला गया है वो किस किस का मिक्सचर है। एक्वारेजिया हमारा मिक्सचर है कॉन्सेंट्रेटेड HCl प्लस कॉन्सेंट्रेटेड HNO3, राइट। देन एक्वारेजिया इज अ मिक्सचर ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड HCl एज वेल एज कॉन्सेंट्रेटेड HNO3, राइट। अच्छा, यहाँ पर तो ऑलरेडी इसने कहा है कि इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड। अगर नहीं दिया जाता तो भी आपको याद रखना है कि एक्वारेजिया मिक्सचर होता है कॉन्सेंट्रेटेड HCl और कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 का, और किस रेशो में होता है, ये होता है 3:1 में। यहाँ पर इसका रेशो पूछा है तो आपको याद रखना है इसका रेशो कितना है, 3:1। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाता है, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट, 3:1। 3:1 का मतलब क्या है कि अगर मैंने 3 ml कॉन्सेंट्रेटेड HCl लिया है तो जो कॉन्सेंट्रेटेड NO3 है वो होगा 1 ml, या फिर अगर मैंने ये 6 ml लिया है तो ये कितना हो जाएगा फिर 2 ml। इस तरीके का रेशो होता है। एक्वारेजिया एक बहुत ही ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड मिक्सचर हो गया फिर, और ये गोल्ड जैसी मेटल्स को भी अपने अंदर डिसॉल्व कर लेता है। तो आपको याद रखना है कि जो एक्वारेजिया है वो गोल्ड जैसी मेटल को भी अपने अंदर डिसॉल्व कर लेता है। तो ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि एक्वारेजिया किसका मिक्सचर है, या फिर ये भी पूछा जा सकता है कि कॉन्सेंट्रेटेड HCl और HNO3 किस रेशो में होता है, और एक गोल्ड जैसी मेटल को अपने अंदर कौन डिसॉल्व कर लेता है। तो वो भी आपको याद रखना है कौन, एक्वारेजिया। गोल्ड जैसी मतलब जैसे प्लैटिनम भी होती है, यानी वो मेटल जो नोबल होती हैं, नोबल मेटल्स मतलब जो किसी से रिएक्शन नहीं करती हैं, नोबल मेटल्स जिनकी रिएक्टिविटी बहुत ही कम होती है और जो इजीली किसी से रिएक्ट नहीं करती है, राइट। चलो नेक्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट HCl? ऑप्शंस आर एल्यूमिनियम, आयरन, कॉपर एंड जिंक। इसमें कहा है कि डाइल्यूट HCl यानी एसिड के साथ कौन सी मेटल इसमें से रिएक्शन नहीं करेगी। तो आपको याद रखना है कि मेटल जो है वो एसिड के साथ इजीली रिएक्ट कर लेती है, ये सब मेटल हैं। और जब मेटल्स, आपको यहाँ पर क्या याद रखना है, मेटल और यहाँ पर जो HCl है वो क्या है, एसिड। तो जो मेटल हैं जब वो एसिड के साथ रिएक्शन करती हैं तो क्या करती हैं, एक तो सॉल्ट बना लेती हैं, साथ में वहाँ से क्या रिलीज करती हैं, हाइड्रोजन गैस, ठीक है। यहाँ से क्या रिलीज हो जाएगी, हाइड्रोजन गैस। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे Al दिया है, तो अगर मैं Al की रिएक्शन यहाँ HCl से कराऊं तो Al प्लस HCl क्या बनेगा, यहाँ से AlCl3, क्योंकि एल्यूमिनियम की वैलेंसी कितनी होती है, 3, इसीलिए यहाँ क्या बनेगा, AlCl3, और साथ में यहाँ से क्या रिलीज हो जाएगी, हाइड्रोजन गैस। बैलेंस करेंगे तो देखो यहाँ पर आएगा 6, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 3, और यहाँ पर कितना आ जाएगा 2, तो यहाँ भी क्या आ जाएगा 2। सिमिलरली यहाँ पर है आयरन, आयरन की भी इस तरीके से करेंगे। तो आयरन की रिएक्शन अगर मैं कराऊँ HCl से तो आयरन क्या बनाएगा, FeCl2, और साथ में यहाँ से क्या निकल जाएगा, हाइड्रोजन गैस, राइट। यहाँ से हाइड्रोजन गैस एलिमिनेट हो जाएगी, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बैलेंसिंग के लिए 2। उसके बाद जिंक की अगर रिएक्शन कराएंगे तो Zn प्लस HCl, अगर Zn प्लस HCl रिएक्शन करेगा वट विल इट फॉर्म, इट विल फॉर्म ZnCl2 प्लस यहाँ से हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी, राइट। तो यहाँ क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब क्या बच गया, कॉपर। तो आपको ये याद रखना है कि जो कॉपर मेटल है वो डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्शन नहीं करती, तो राइट आंसर इज कॉपर। कॉपर डज नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट HCl। विच मेटल डज नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट HCl? तो आपको याद रखना है कॉपर डज नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट HCl, राइट। अब आपको ये कैसे याद रखना है, आपको ये याद रखना है ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्टिविटी सीरीज, ठीक है। अब रिएक्टिविटी सीरीज आपको याद रखनी पड़ेगी। तो रिएक्टिविटी सीरीज हमारी क्या है, रिएक्टिविटी सीरीज है, सबसे पहले आता है पोटाशियम, फिर आता है सोडियम, फिर आता है कैल्शियम,
फिर आता है मैग्नीशियम, फिर आता है एल्यूमिनियम, फिर आता है Zn, फिर आता है आयरन, फिर आता है टिन, फिर आता है लेड, फिर आता है हाइड्रोजन, फिर आता है कॉपर, फिर आता है सिल्वर एंड लास्ट में आता है गोल्ड। तो आपको ये वाली रिएक्टिविटी सीरीज लर्न होनी चाहिए। इस रिएक्टिविटी सीरीज में क्या है, जो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, मोस्ट रिएक्टिव मेटल आपको दिख रही है यहाँ पर। मोस्ट रिएक्टिव कौन सी है? पोटाशियम। पोटाशियम इज द मोस्ट रिएक्टिव मेटल एंड लीस्ट रिएक्टिव इज गोल्ड। अब इसका मतलब ये है कि पोटाशियम सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, तो पोटाशियम इन सब को इनके सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर सकती है। अब देखो यहाँ पर जो कॉपर है और हाइड्रोजन की बात करें, तो अगर मैं लेड की बात करूँ, लेड हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देगा, यानी जो आगे वाले हैं वो अपने पीछे वाले को डिस्प्लेस कर देगा। अब कॉपर हाइड्रोजन से पीछे है, इसलिए कॉपर हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर सकता कभी भी। सो कॉपर इज लेस रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, क्योंकि कॉपर लेस रिएक्टिव होता है हाइड्रोजन से, इसीलिए कॉपर हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर पाता है, इसलिए कॉपर एसिड से रिएक्शन नहीं करता है, राइट। इस सीरीज को आपको याद रखना है, तो इस सीरीज को आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, प्लीज स्टॉप कॉलिंग me a zebra, instead try learning how copper saves gold, राइट। अब ये आपको याद रखना है। अब इसको आप कैसे याद रख सकते हैं, तो देखो आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं, यहाँ देखो P क्या है, P प्लीज यानी P4 पोटाशियम, तो सबसे पहले पोटाशियम आता है, फिर S4 सोडियम, उसके बाद आता है Ca यानी कॉलिंग मतलब कैल्शियम, उसके बाद आता है M मतलब मैग्नीशियम, फिर A मतलब एल्यूमिनियम, फिर जेब्रा मतलब जेड मतलब जिंक, फिर आता है I मतलब आयरन, उसके बाद आता है T मतलब टिन, उसके बाद लर्निंग मतलब लेड, उसके बाद आता है हाउ मतलब हाइड्रोजन, उसके बाद नेक्स्ट तो आपको दिख रहा है यहाँ कॉपर है ही, फिर उसके बाद सेव्स मतलब सिल्वर और लास्ट इज गोल्ड। अब ये आपको याद रखनी है, क्योंकि आप कोई भी PYQ देखेंगे तो उसमें रिएक्टिविटी सीरीज बेस्ड कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर आया है। जैसे यहाँ देख लो जिंक, तो जिंक से आगे कौन है? एल्यूमिनियम। इसका मतलब जिंक एल्यूमिनियम को डिस्प्लेस कर, जिंक आयरन को डिस्प्लेस कर सकता है, क्योंकि जिंक आयरन से आ गया, पर जिंक एल्यूमिनियम को डिस्प्लेस नहीं कर सकता। तो ये रिएक्टिविटी सीरीज आपको बहुत ज़्यादा लर्न होनी चाहिए, क्योंकि रिएक्टिविटी सीरीज बेस्ड एक क्वेश्चन जरूर आएगा, राइट। चलो नेक्स्ट, व्हाट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ इथेनॉल। देखो ये वाला क्वेश्चन भी बहुत सारे PYQ में रिपीट हुआ है। एक तो जो इथेनॉल है, यहाँ ऑप्शन से लिखे 290 केल्विन, 209 केल्विन, 351 केल्विन एंड 111 केल्विन, राइट। अब क्या है, देखो आपको ये याद रखना पड़ेगा, जो इथेनॉल है उसका फॉर्मूला क्या होता है? CH3CH2OH, ये होता है इथेनॉल का फॉर्मूला। और अगर मैं इसके, ये हो गया IUPAC नेम, तो IUPAC नेम है इथेनॉल, और अगर मैं इसके कॉमन नेम की बात करूँ तो कॉमन नेम होगा इसका इथाइल अल्कोहल। व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ इथेनॉल? तो कॉमन नेम होगा इथाइल अल्कोहल, IUPAC नेम होगा इथेनॉल, और इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो आपको याद रखना है, कितना होता है? 351 केल्विन। सो राइट ऑप्शन इज C। नेक्स्ट, in the formula of hexane how many hydrogen atoms are present? options are 10, 12, 14 and 16। देखो हेक्सेन के फॉर्मूले में पूछ रहा है कितने हाइड्रोजन एटम होंगे, तो जो हेक्सेन होता है वो एक एल्केन हो गया, एन लग रहा है, इन लगता तो एल्काइन हो जाता, आइन लगता तो एल्काइन हो जाता, तो ये क्या है? एक एल्कीन। और जो हमारा एल्कीन है उसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n+2, ठीक है, CnH2n+2। अब यहाँ हमें कहा गया है हेक्सेन में बताना है कितने हाइड्रोजन एटम होंगे, तो जो हेक्सेन होता है, हेक्सेन में जो वर्ड रूट देखो यहाँ पर है, एक तो हेक्स और एक क्या है? एन। तो अगर हेक्सेन है तो ये हेक्स क्या हो गया? इसका वर्ड रूट, तो हेक्स तो हो गया इसका वर्ड रूट, और जो एन है, एन हो गया इसका सुफिक्स। अब अगर वर्ड रूट हेक्स है तो इसका मतलब इसमें कितने कार्बन एटम होते हैं? तो यहाँ कार्बन एटम हो गए 6, क्योंकि 6 अगर कार्बन एटम होते हैं तो उसके लिए वर्ड रूट क्या लगाते हैं? हेक्स। तो इसका मतलब यहाँ पर जो n की वैल्यू है कितनी है? 6। अगर मैं यहाँ पर 6 पुट करती हूँ तो क्या मिलेगा मुझे? C6, और यहाँ पर आ जाएगा 2 × 6, 12 + 2 यानी कितना आ जाएगा? 14। तो यहाँ पर कितने हाइड्रोजन एटम मुझे मिले? 14। सो राइट आंसर इज C, ठीक है। अगर यहीं पर हेक्सीन होता, हेक्सीन, ठीक है, तब क्या होता? तो ये एल्कीन बन जाती, और एल्कीन का जो जनरल फार्मूला है वो क्या होता है? एल्कीन का जनरल फार्मूला होता है CnH2n।
तो यहाँ पर अगर हम इनकी जगह 6 पुट करते तो मुझे क्या मिलता, C6H12, यानी उस केस में कितने हाइड्रोजन एटम हो जाते हैं, 12। अच्छा, अगर एल्काइन की बात करता, यानी अगर मेरे पास होता है हेक्साइन, हेक्साइन एक तरह की क्या हो गई, एल्काइन। अब एल्काइन जो होती है उसका जनरल फार्मूला क्या होता है, CnH2n-2, राइट। इसका मतलब यहाँ पर भी अगर मैं n की जगह 6 पुट करूंगी तो मुझे क्या मिलेगा, C6, और ये मिल जाएगा H10, राइट। तो ये यहाँ पर कितने हाइड्रोजन एटम हो गए, 10। तो इस तरीके से आपको सबका जनरल फार्मूला याद होना चाहिए। एल्कीन का है CnH2n+2, एल्कीन का है CnH2n, और एल्काइन का है CnH2n-2। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं वहाँ पर कितने हाइड्रोजन एटम है या कितने कार्बन एटम है, राइट। चलो नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑप्शंस आर एल्कलाइन KMnO4, स्टेटमेंट 1 है इसमें एल्कलाइन KMnO4, सेकेंड है एसिडिफाइड K2Cr2O7, और आपको ये बताना है इन दोनों में से कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, राइट। तो देखो ये दोनों ही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, अल्कलाइन KMnO4 एंड एसिडिफाइड K2Cr2O7 बोथ आर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। अच्छा, आपको ये भी याद रखना है, एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जो आपको याद रखनी है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, और इंपॉर्टेंट रिएक्शन है कि जो इथेनॉल होता है, इथेनॉल होता है CH3CH2OH, इस इथेनॉल को इथेनोइक एसिड में कन्वर्ट कर देता है। अगर हम इथेनॉल का ऑक्सीडेशन कराएं, अगर मैं इथेनॉल का क्या करा दूं, ऑक्सीडेशन, तो अगर मैंने इथेनॉल का ऑक्सीडेशन करा दिया तो आपको ये ध्यान रखना है, ये है इथेनॉल, ठीक है, ये है इथेनॉल। तो अगर मैं इथेनॉल का ऑक्सीडेशन कराऊंगी तो मुझे मिलेगा इथेनोइक एसिड। तो इथेनॉल के ऑक्सीडेशन से मुझे क्या मिल रहा है, इथेनोइक एसिड, राइट। अब यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि इथेनॉल से इथेनोइक एसिड, ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगी। देखो यहाँ से 2 हाइड्रोजन हट गए और उसकी जगह ऑक्सीजन आ गया। ऑक्सीजन का एडिशन ऑक्सीडेशन होता है और हाइड्रोजन का रिमूवल भी ऑक्सीडेशन होता है। कभी भी हम ऑक्सीडेशन कराते हैं तो वो हमेशा ही होगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में। ऑक्सीडेशन इज ऑलवेज टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये वाला जो ऑक्सीडेशन है दैट विल टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और आपको याद रखना है इस पर्टिकुलर रिएक्शन में या तो एल्कलाइन KMnO4 एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज होता है, तो या तो एल्कलाइन KMnO4 यूज होता है या फिर एसिडिफाइड K2Cr2O7 यूज होता है। तो आपको ये याद रखना है। तो यहाँ पर या तो एल्कलाइन KMnO4 या फिर एसिडिफाइड K2Cr2O7 इसमें एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज होता है। तो आपको ये भी याद रखना है ये दोनों ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करते हैं, ये वैसे तो औरों को भी कन्वर्ट करते हैं, पर आपको ये इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा रिएक्शन याद रखने की, इथेनॉल को किस में कन्वर्ट कर देते हैं, ये इथेनोइक एसिड में कन्वर्ट कर सकते हैं। यानी ये वाली रिएक्शन ऐसे भी आ सकती है, विच ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कन्वर्ट इथेनॉल टू इथेनोइक एसिड, राइट। चलो नेक्स्ट, विच गैस इज प्रोड्यूस्ड व्हेन अल्कोहल रिएक्ट विद सोडियम। ऑप्शंस आर H2O2 CO2 एंड NH3। अब यहाँ कहा है कि अगर हम अल्कोहल की सोडियम से रिएक्शन कराएं, बेसिकली यहाँ अल्कोहल्स मतलब हम इथेनॉल ही ले लेते हैं। तो इथेनॉल का फॉर्मूला सबको पता है, कई बार आ गया अभी तो क्वेश्चन में, CH3CH2OH। अब कहा है कि अगर हम इथेनॉल की रिएक्शन सोडियम से कराएं तो सोडियम होता है Na। अब ये हो गया मेटल, है ना। तो क्या होता है जब ये वाली रिएक्शन होती है तो ये क्या करता है, Na इस हाइड्रोजन को हटा देता है, क्योंकि Na ज़्यादा रिएक्टिव है हाइड्रोजन से। यहाँ से हाइड्रोजन को हटा देता है और ये बना लेता है CH3CH2ONa, और यहाँ से क्या निकल गया, हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन निकलता है H2 की फॉर्म में। बैलेंस करेंगे तो देखो यहाँ पर 2 आ जाएगा, यहाँ पर भी 2 आ जाएगा और यहाँ पर भी आ जाएगा 2। तो यहाँ से कौन सी गैस रिलीज हो गई, हाइड्रोजन गैस रिलीज हो गई। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ए। तो यहाँ से ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता है। इसके अलावा आपको यहाँ पर क्या ध्यान रखना है, देखो ये क्या बना, ये बन गया सोडियम इथॉक्साइड। तो व्हाट इज दिस फॉर्म, दिस इज कॉल्ड सोडियम इथॉक्साइड, ठीक है। एक और देखो यहाँ से क्या निकला है, हाइड्रोजन गैस, और ये क्या है, मेटल। यानी अगर मेटल किसी से रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस दे देते हैं, इसका मतलब वो जो सब्सटेंस है वो कैसे नेचर का है, एसिडिक। कैसे नेचर का है वो, एसिडिक नेचर का, क्योंकि ये हमने पढ़ा है कि अगर एसिड मेटल के साथ रिएक्शन करते हैं तो दे विल रिलीज हाइड्रोजन गैस। यानी एसिड और मेटल रिएक्ट करेंगे तो क्या बनाएंगे, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। अब यहाँ से हमें क्या मिल रहा है, यहाँ से हाइड्रोजन गैस मिल रही है और मेटल भी है। इसका मतलब जो भी सब्सटेंस रिएक्ट कर रहा है वो क्या है, एसिड। इसका मतलब ये वाली रिएक्शन इथेनॉल के एसिडिक कैरेक्टर को भी एक्सप्लेन करती है, राइट। चलो नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मिक्सचर ऑफ क्लोरोजाइलिनॉल एंड टर्पिनॉल। ऑप्शंस आर डिटॉल, फ्यूरासिन, सॉफ्रामाइसिन एंड आइडोफॉर्म। देखो ये सारे ही काम करते हैं एंटीसेप्टिक्स का। ये सारे क्या है, एंटीसेप्टिक। एंटीसेप्टिक क्या होता है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स
को जो इंजरी से बचाता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बचाता है, उसके लिए जो हम यूज़ करते हैं वो क्या होते हैं, एंटीसेप्टिक। तो यहाँ पर क्या है एंटीसेप्टिक, यहाँ पर ये सारे एंटीसेप्टिक दे रखे हैं और हमसे पूछा है कि क्लोरोजाइलिनॉल और टर्पिनॉल किसका मिक्सचर है, तो आपको याद रखना है ये है डिटॉल। डिटॉल क्लोरोजाइलिनॉल और टर्पिनॉल का मिक्सचर होता है, तो ये आप याद रखेंगे। ऑप्शन करेक्ट हो जाता है यहाँ पर ए डिटॉल, राइट। चलो नेक्स्ट है यहाँ पर what is the sweetness value of saccharine in comparison to cane sugar? Options are 100, option B 550, option C 600 and option D 2000। तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि केन शुगर के कंपैरिजन में सैक्रीन, देखो केन शुगर एक नेचुरल शुगर होती है, तो ये क्या है, एक नेचुरल, ठीक है। और इसके साथ हमारे पास कुछ आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट्स होते हैं, आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट जो फूड के अंदर मिक्स किए जाते हैं या फूड में हम यूज़ करते हैं। क्या होते हैं वो, आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट। देखो ये सिलेबस में नहीं दे रखा है, पर इस पे से क्वेश्चन आया है, तो आपको कुछ ऐसे टॉपिक भी करके जाने पड़ेंगे जिनका सिलेबस में नाम नहीं है, पर वो आपको करने पड़ेंगे। तो सैक्रीन एक क्या होता है, आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट होता है। और आपको ध्यान रखना है कि जो सैक्रीन है वो 550 टाइम्स स्वीटर होता है केन शुगर से। तो ये कितना स्वीटर होता है, 550 टाइम्स। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका राइट ऑप्शन हो जाता है यहाँ पर बी, ठीक है। ऊपर से आपको ये भी याद रखना है कि सैक्रीन जो है वो डायबिटिक पेशेंट्स को दिया जा सकता है। इट कैन बी गिवन टू द डायबिटिक पेशेंट्स, क्योंकि ये डाइजेस्ट नहीं होता है और यूरिन के थ्रू बॉडी से एक्सक्रीट हो जाता है, इसलिए डायबिटिक पेशेंट्स को दिया जा सकता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट, एक और आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट है जो आपको याद रखना है, वो होता है एस्पर्टीन, जो कोल्ड ड्रिंक और फूड्स में यूज़ किया जाता है। और एस्पर्टीन आपको याद रखना है कितना स्वीटर होता है, 100 टाइम्स स्वीटर होता है केन शुगर से, 100 टाइम्स, राइट। तो ये चीज़ आपको याद रख के चलनी है। नेक्स्ट देखो यहाँ पर एक स्ट्रक्चर दिया है, CH2OH, CHOH, CH2OH अबव गिवन इज अ फॉर्मूला ऑफ ऑप्शन से ग्लिसरॉल, ऑप्शन बी ग्लिसराइल एस्टर, ऑप्शन सी लॉरियल अल्कोहल एंड ऑप्शन डी डोडेकाइल बेंजीन। तो देखो यहाँ पर हमें दिया है CH2OH, CHOH और यहां पर दिया है CH2OH, राइट। अब देखो इसका हमें पूछा है नेम, तो देखो इसका नाम होता है ग्लिसरॉल। तो ये क्या होता है, ग्लिसरॉल, या इसी को कहते हैं ग्लिसरीन। तो क्या होता है, ग्लिसरॉल। पर जो ग्लिसरॉल है वो इसका क्या है, कॉमन नेम। तो ये कॉमन नेम है और यहाँ कॉमन में ही पूछा है, तो कॉमन क्या हो जाएगा इसका, ग्लिसरॉल। अगर मैं इसके IUPAC नेम की बात करूँ तो जो इसका IUPAC नेम है वो क्या होगा, देखो कितने कार्बन एटम है यहाँ पर, 1 2 3। यहाँ पर टोटल कार्बन एटम कितने हैं, 3, और 3 के लिए जो वर्ड रूट होता है वो क्या लगाते हैं हम, प्रॉप। तो इसके लिए जो नाम लगेगा वो क्या लगेगा यहाँ पर, प्रॉप। सभी सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, प्रोपेन, राइट। यानी कि पहले देखो IUPAC नेमिंग मैंने बता रखी है। IUPAC नेमिंग हम कैसे करते हैं, सबसे पहले आता है वर्ड रूट, और वर्ड रूट में हम प्रीफिक्स या सुफिक्स जोड़ते हैं। यहाँ कोई प्रीफिक्स नहीं है तो नहीं लगेगा, सुफिक्स लगेंगे। सुफिक्स दो तरीके के होते हैं, एक होता है प्राइमरी और दूसरा कौन सा होता है, सेकेंडरी। प्राइमरी हमें ये बताता है कि चेन में सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है। क्योंकि यहाँ चेन में सिंगल बॉन्ड है इसीलिए कौन सा सुफिक्स आएगा, एन। और अगर फंक्शनल ग्रुप की बात करूँ तो OH है, और OH फंक्शनल ग्रुप के लिए क्या लगता है, OL लगता है, तो यहाँ क्या आएगा, OL। अब यहाँ देखो तो फर्स्ट पे है कार्बन, सेकेंड पे भी है OH और थर्ड पे भी है, तो प्रोपेन फर्स्ट पे भी, सेकेंड पे भी और 3 पे भी ओल है, तो यहाँ आ जाएगा ट्राइओल। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, प्रोपेन 1 2 3 ट्राइओल इसका नाम हो जाएगा, राइट। ये इसका नाम हो जाएगा। इसके अलावा देखो ये IUPAC नेम ये होगा और कॉमन नेम ग्लिसरॉल होगा, तो यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता है। इसके साथ आप एक और याद रखना, ऐसा ही होता है जो होता है CH2OH, ये भी आप याद रखना। क्या याद रखना, एक CH2OH। अब ये CH2OH क्या होता है, इसका कॉमन नेम बता देती हूँ। कॉमन होता है इसका इथाइलिन ग्लाइकोल, तो इसका कॉमन नेम होता है इथाइलिन ग्लाइकोल। और अगर मैं इसके IUPAC नेमिंग की बात करूँ तो IUPAC नेमिंग 1 2 कितने कार्बन एटम है, 2 के लिए क्या लगेगा, इथेन। सिंगल बॉन्ड से है तो इथेन, और 1 पे भी और 2 पे भी ओल लग रहा है तो इसका नाम होगा इथेन 1 2 डाइओल, राइट। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इथेन 1 2 डाइओल, राइट। चलो नेक्स्ट है, which of the following layer of atmosphere is closest to the earth? Options are troposphere, option B stratosphere, option C mesosphere, option C thermosphere। तो देखो जो हमारा एटमॉस्फेयर है उसकी कितनी लेयर होती हैं, 4। सबसे फर्स्ट लेयर कौन सी होती है, ट्रोपोस्फेयर। तो जो फर्स्ट लेयर होती है वो कौन सी होती है, ट्रोपोस्फेयर। और ये कहाँ से कहाँ तक प्रेजेंट होती है, भाई ये प्रेजेंट होती है 0 से 11 किलोमीटर तक। तो अर्थ से ये 11 किलोमीटर तक होती है अप टू। उसके बाद आती है स्ट्रेटोस्फेयर, और जो स्ट्रेटोस्फेयर है
स्ट्रेटोस्फेयर होती है हमारी 11 से 50 किलोमीटर तक, तो ट्रोपोस्फेयर 0 से 11 और स्ट्रेटोस्फेयर होती है 11 से 50 किलोमीटर। उसके बाद आती है मीजोस्फेयर, और मीजोस्फेयर होती है हमारी 50 से 85 किलोमीटर। मीजोस्फेयर होती है 50 से 85 किलोमीटर। उसके बाद आती है हमारी थर्मोस्फेयर, और थर्मोस्फेयर होती है 85 से 500 किलोमीटर, तो 85 से 500 किलोमीटर। ये चारों लेयर आपको याद रखनी है, और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट दो लेयर है हमारी, एक ट्रोपोस्फेयर और एक स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर में क्योंकि ओजोन फाउंड होती है, इसीलिए इसे ओजोनोस्फेयर भी कहा जाता है। दोनों कहाँ से किस रेंज में लाई करती हैं ये भी आपको याद रखना है। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो अर्थ के क्लोजेस्ट कौन सी हुई, ट्रोपोस्फेयर, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट हो जाएगा, ट्रोपोस्फेयर, राइट। चलो नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर सोर्सेज ऑफ सल्फर ऑक्साइड्स? ऑप्शंस आर कंबशन ऑफ कोल, कंबशन ऑफ पेट्रोलियम, एंड थर्ड है वॉल्केनोज। तो इसमें करेक्ट कोड बताना है। सल्फर ऑक्साइड यानी SO2, SOX, SO2 हो सकता है, SO3 हो सकता है। तो ये जो इस तरह के ऑक्साइड्स होते हैं, इसका सोर्स कौन है? कंबशन ऑफ कोल, हाँ कोल से सल्फर ऑक्साइड रिलीज होते हैं। कंबशन ऑफ पेट्रोलियम, यहाँ से भी रिलीज होते हैं, और वॉल्केनोज से भी सल्फर ऑक्साइड रिलीज होते हैं। तो ये तीनों ही करेक्ट है, यानी ऑप्शन डी इज करेक्ट, 1 2 3, राइट। चलो नेक्स्ट, in what way can carbon dioxide be used? Options are in food preservation and option 2 है रेफ्रिजरेंट। तो इसका राइट ऑप्शन क्या है यहाँ पर बताना है। तो जो हमारा राइट ऑप्शन है वो है बोथ 1 and 2। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड है यानी CO2, आपको पता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस से सॉलिड में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो जो सॉलिड CO2 है उसको क्या बोलते हैं? कार्ड आइस, या उसको क्या बोलते हैं हम? ड्राई आइस। और इसको हम यूज़ करते हैं कहाँ पर? इसको यूज़ किया जाता है रेफ्रिजरेंट की फॉर्म में या फिर फूड प्रिजर्वेशन की फॉर्म में। तो ये दोनों ही ऑप्शन करेक्ट हो जाते हैं, राइट। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इफेक्ट इज नॉट कवर्ड इन द टर्म वाटर पॉल्यूशन? तो वाटर पॉल्यूशन में इसमें कौन सा कवर नहीं होता है? द एडिशन ऑफ अनडिजायरेबल सब्सटेंस टू बॉडीज, अ चेंज इन टेम्परेचर ऑफ वाटर बॉडीज। इसमें करेक्ट कोड चूज करना है। तो देखो, अगर हम अनडिजायरेबल सब्सटेंसेस ऐड करेंगे वाटर बॉडीज के अंदर, तो इसका मतलब वाटर तो पॉल्यूट होगा, इसका मतलब ये तो कवर होता है वाटर पॉल्यूशन में। यहाँ हमसे पूछा है कौन सा कवर नहीं होता है, नॉट पर आपको ध्यान देना है, नॉट पूछा है, नॉट। उसके अलावा यहाँ बोला है अ चेंज इन टेम्परेचर ऑफ वाटर बॉडीज, वाटर में टेम्परेचर की वजह से भी वाटर पॉल्यूशन इंक्रीज हो जाता है। तो भाई ये तो दोनों ही कवर हो रहे हैं वाटर पॉल्यूशन में, और हमसे कहा है कि इसमें से कौन सा कवर नहीं हो रहा है, तो ये दोनों तो कवर नहीं, ये दोनों तो कवर हो रहे हैं। इसका मतलब नाइदर 1 नॉट 2, राइट। चलो नेक्स्ट, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया इज फाउंड इन ऑल स्पीसीज ऑफ डाइकॉट प्लांट, ऑल स्पीसीज ऑफ मोनोकोट प्लांट। ऑप्शन सी लेग्यूम्स और ऑप्शन डी राइस। तो देखो, जो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है वो किस में मिलता है? वो हमें मिलता है लेग्यूम्स के अंदर। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट, राइट। चलो नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? ओजोन इज फॉर्म्ड बाय द एक्शन ऑफ द यूवी रेज ऑन मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन एट द मेसोस्फेयर। ओजोन इज फॉर्म्ड बाय द एक्शन ऑफ द यूवी रेज ऑन एटॉमिक ऑक्सीजन एट द मेसोस्फेयर। ऑप्शन सी है यहाँ पर, ओजोन इज फॉर्म्ड बाय द एक्शन ऑफ द यूवी रेज ऑन मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन एट द स्ट्रेटोस्फेयर। एंड ऑप्शन डी, ओजोन इज फॉर्म्ड बाय द एक्शन ऑफ द यूवी रेज ऑन एटॉमिक ऑक्सीजन एट द मेसोस्फेयर। तो देखो, यहाँ पर ओजोन फॉर्मेशन की बात हो रही है, ओजोन फॉर्मेशन की। अब जो ओजोन फॉर्मेशन है, सबसे पहली चीज तो आपको ये याद रखनी है, वो स्ट्रेटोस्फेयर में होती है। वेयर इज ओजोन फॉर्मेशन टेक्स प्लेस? इन द स्ट्रेटोस्फेयर, क्योंकि हमारी जो ओजोन है वो कहाँ फाउंड होती है? स्ट्रेटोस्फेयर में ना। और स्ट्रेटोस्फेयर की रेंज कहाँ से कहाँ तक होती है? 11 से 50 किलोमीटर। तो स्ट्रेटोस्फेयर में ही हमारी ओजोन फॉर्म्ड होती है। तो इसमें देखो, यहाँ पर स्ट्रेटोस्फेयर सिर्फ दिया है ऑप्शन सी में, तो उस हिसाब से ऑप्शन सी ही करेक्ट हो जाएगा, राइट। उसके अलावा मैं आपको बता देती हूँ, ये ओजोन फॉर्मेशन होती है 2 स्टेप में। फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, जो ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल होता है, अब जब इस पे यूवी रेज पड़ती हैं, तो यूवी रेज की वजह से फॉर्मेशन होती है। तो क्या होता है, ये मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन एटॉमिक ऑक्सीजन में टूट जाती है। तो ये हमारी क्या है यहाँ पर? मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन। और जैसे ही इस पर यूवी रेज पड़ती हैं, तो ये मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन हमारी टूट जाती है, किसमें? एटॉमिक ऑक्सीजन में, राइट। अब क्या होता है, यही एटॉमिक ऑक्सीजन सेकेंड स्टेप में मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर लेती है। यानी ये O2 और O आपस में रिएक्शन कर लेते हैं और क्या बना लेते हैं यहाँ से? O3। एंड व्हाट इज O3? O3 इज ओजोन,
राइट। इस तरीके से हमारी क्या बन जाती है, ओजोन बन जाती है। तो ये है हमारा सी करेक्ट ऑप्शन। अच्छा, आपको ये भी याद रखना है कि ओजोन धीरे धीरे जो लेयर है वो थिन होती जा रही है, उसके थिनिंग का कारण कौन है, CFCS। CFCS इज क्लोरोफ्लोरोकार्बन, राइट। ये चीज भी आपको याद रख के चलनी है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। इसमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं है। प्लांट ईटिंग एनिमल्स रिलीज अ लार्ज अमाउंट ऑफ मीथेन in the atmosphere. Industrial and urbanization has led to release of gases such as CO2, CH4 and N2O into the atmosphere. करेक्ट कोड चूज करना है और नॉट ट्रू बताना है, नॉट ट्रू। अब पहला लिखा है यहाँ पर, फर्स्ट प्लांट ईटिंग एनिमल्स रिलीज अ लार्ज अमाउंट ऑफ मीथेन इन द एटमोसफियर। ये करेक्ट है, ये करेक्ट स्टेटमेंट है। इसका मतलब ये ट्रू है, ये ट्रू है। हमें बताना है कौन सा ट्रू नहीं है। नेक्स्ट लिखा है, इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन हैज लीड टू रिलीज ऑफ गैसेस सच एज CO2, CH4 एंड N2O इनटू द एटमॉस्फेयर। ये भी पता है, बहुत सारे इंडस्ट्री और अर्बनाइजेशन की वजह से ही ये सारी गैसेस एटमॉस्फेयर में जाती हैं, जिससे एटमॉस्फेरिक पॉल्यूशन बढ़ता है। तो ये स्टेटमेंट भी क्या हो जाता है, ट्रू। तो बोथ दीज स्टेटमेंट्स आर ट्रू। कोई सा भी इसमें नॉट ट्रू नहीं है। तो कौन सा ऑप्शन होगा, नाइदर वन नॉट ट्रू बिकॉज नाइदर वन नॉट ट्रू बिकॉज बोथ आर ट्रू। नेक्स्ट, Which of the following statement is incorrect? Incorrect, देखो incorrect बताना, incorrect। ऑप्शन फर्स्ट है, smoke formed is accompanied by thermal inversion. Option 2, smoke stays in the upper layer of atmosphere. Option 3, exposure to smoke cause respiratory problems. And option 4, the smoke destroy crops and reduces crop yields. ठीक है, देखो अब यहाँ पर देखो, आपको बताया ना स्मोक की बात हो रही है, स्मोक। अब स्मोक होता है क्या, स्मोक प्लस फोग। तो स्मोक क्या होता है, स्मोक प्लस फोग। अब ये कितने टाइप्स का होता है, ये होता है 2 टाइप्स का। फर्स्ट कौन सा होता है, क्लासिकल स्मोक। तो जो हमारा पहला होता है वो कौन सा होता है, क्लासिकल स्मोक, जिसे सल्फ्यूरस स्मोक भी बोलते हैं। ठीक है, और फर्स्ट होता है इसमें क्लासिकल स्मोक, जिसे क्या बोलते हैं, सल्फ्यूरस स्मोक। क्योंकि ये क्या होता है, ये हमारा होता है SO2 यानी सल्फर ऑक्साइड्स की वजह से, SO2 या SO3 की वजह से। और ये जनरली वहां पर होता है जो बहुत ही ज्यादा ड्राई और ह्यूमिड क्लाइमेट होता है, यानी ये हमारा ह्यूमिड क्लाइमेट्स में होता है। ठीक है, तो सॉरी, ये आपको याद रखना है, ये होता है कोल्ड और ह्यूमिड क्लाइमेट में। जहाँ बहुत ही ज्यादा ठंडा या ह्यूमिड क्लाइमेट होता है वहां पर क्या होता है, हमारा क्लासिकल स्मोक। उसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है फोटोकेमिकल स्मोक। फोटो, तो फोटो पता है ना, हीटिंग की वजह से यानी सनलाइट की वजह से। अब फोटोकेमिकल स्मोक, और ये होता है पहले तो नाइट्रोजन ऑक्साइड की वजह से यानी NO2 की वजह से, राइट, या N2O की वजह से। नाइट्रोजन ऑक्साइड जो होते हैं NOx, उनकी वजह से होता है ये। और ये क्योंकि फोटो मतलब सनलाइट, तो ये वहाँ होता है जहाँ ड्राई और वार्म क्लाइमेट होता है, वहाँ पर ये वाली फोग होती है। इसका मतलब हीट की वजह से हुआ, इसका मतलब थर्मल इन्वर्जन से तो ये होता ही है। उसके अलावा इससे रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स होती हैं, दिस इज करेक्ट। और ये क्रॉप यील्ड्स को भी रिड्यूस कर देता है, तो ये तीनों करेक्ट हैं। बट स्मोक स्टेज इन द अपर लेयर गलत है, क्योंकि ये लोअर लेयर में ही रहता है। फॉग तो नीचे ही रहेगी ना अर्थ पर, इसका मतलब ये कहाँ लाई करती है, लोअर लेयर ऑफ एटमोसफेयर में। ट्रोपोस्फेयर में ही लाई कर जाएगी, ये तो भाई नीचे ही तो देखने को मिलती है हमें फोग, तो ट्रोपोस्फेयर में ही लाई कर जाएगा, राइट। तो अपर लेयर में नहीं होता है। तो यहाँ पर कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट, राइट। चलो नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। फिर से इनकरेक्ट स्टेटमेंट ही बताना है। स्टेटमेंट 1, CNG थ्रू इको फ्रेंडली इज एक्सपेंसिव एज कम्पेयर टू पेट्रोल और डीजल। एक तो CNG की बात की है, और CNG की फुल फॉर्म पता है क्या होती है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। तो जो CNG होता है, व्हाट इज CNG, CNG इज कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। तो CNG होता है हमारा कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, राइट। अब इसमें क्या लिखा है, CNG दो इको फ्रेंडली, ये इको फ्रेंडली है बट एक्सपेंसिव है एज कम्पेयर टू पेट्रोल और डीजल। तो फर्स्ट स्टेटमेंट में कहा है पेट्रोल और डीजल के कंपैरिजन में CNG एक्सपेंसिव है, महंगी है। ये गलत है, CNG तो सस्ती है ना, चीप सोर्स है। CNG इज अ चीप सोर्स देन पेट्रोल एंड डीजल। तो ऑप्शन ए यहाँ पर इनकरेक्ट हो जाता है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। बाकी ऑप्शन स्टेटमेंट भी देख लेते हैं। CNG बर्न्स मोस्ट एफिशिएंटली, ही करेक्ट है। CNG कांट बी अडल्ट्रेटेड बाय पेट्रोल और डीजल, नहीं मिक्स किया जा सकता भाई, उसमें तो गैसियस फॉर्म में होती है ना, ये भी करेक्ट है। वेरी लिटिल ऑफ CNG इज लेफ्ट अनबर्न्ड, इसीलिए वहां से कोई पॉल्यूशन नहीं होता है, ये भी करेक्ट है। ठीक है, यानी इसका मतलब है फोर्थ स्टेटमेंट का मतलब है ये क्या होती है, ये पॉल्यूशन फ्री होती है, ये भी हमारा यहाँ पर करेक्ट स्टेटमेंट हो जाता है। चलो नेक्स्ट,
नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्राइमरी पॉल्यूटेंट। ऑप्शंस आर कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन बी नाइट्रोजन ऑक्साइड्स, ऑप्शन सी है यहाँ पर वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड ग्राउंड लेवल ओजोन टी। देखो प्राइमरी पॉल्यूटेंट वो होते हैं जो डायरेक्टली एयर में मिक्स हो जाते हैं, वो डायरेक्टली रिलीज होंगे, डायरेक्टली एयर में मिल जाते हैं। एक होते हैं सेकेंडरी पॉल्यूटेंट। सेकेंडरी पॉल्यूटेंट क्या होते हैं, जो अपर लेयर में जाकर फॉर्म होंगे। यानी हमने प्राइमरी पॉल्यूटेंट रिलीज किया तो ये सेकेंडरी पॉल्यूटेंट क्या करेंगे, ये तब बनेंगे जब प्राइमरी पॉल्यूटेंट किसी और से रिएक्शन कर लेगा। प्राइमरी पॉल्यूटेंट अपने या अपने जैसे ही किसी से रिएक्शन कर लेता है, तो ये क्या होते हैं, बाय द रिएक्शन ऑफ प्राइमरी पॉल्यूटेंट। जब दो या दो से ज़्यादा प्राइमरी पॉल्यूटेंट मिलकर कोई नया पॉल्यूटेंट क्रिएट कर दे तो उसे क्या कहेंगे, सेकेंडरी पॉल्यूटेंट। कार्बन मोनोऑक्साइड तो डायरेक्टली मिलती है ना, जब कोई भी चीज़ इनकम्प्लीटली बर्न होती है तो वहाँ से जो रिलीज होती है गैस वो कौन सी होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो ये डायरेक्टली मिल जाती है और इसका मतलब ये क्या है, प्राइमरी पॉल्यूटेंट। नाइट्रोजन ऑक्साइड्स भी डायरेक्टली मिल जाते हैं, इसका मतलब ये भी क्या है, प्राइमरी पॉल्यूटेंट। फिर वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जैसे DDT या ये सब होते हैं तो वो भी डायरेक्टली मिल जाते हैं, तो ये भी क्या है, प्राइमरी पॉल्यूटेंट। बट अगर हम ग्राउंड लेवल ओजोन की बात करें तो ओजोन तो अभी दिखाया था ना, ओजोन कैसे बन रहा था, O2 ब्रेकआउट होगा O+O में, फिर O2+O मिलेंगे तो क्या बनेगा, ओजोन। और ये बनता भी कहाँ है, स्ट्रेटोस्फेयर में। इसका मतलब ये तो डायरेक्टली नहीं मिल रहा है, इसका मतलब इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, D, राइट। चलो नेक्स्ट, टू रिमूव परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर वी कैन ऐड कैलकुलेटेड अमाउंट्स ऑफ। ठीक है, अब यहाँ हमसे कहा है कि अगर हम परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करना चाहते हैं तो हमें क्या ऐड करना पड़ेगा। ऑप्शन यहाँ हमें दे रखे हैं और ऑप्शन क्या है यहाँ पर, फर्स्ट ऑप्शन है वॉशिंग सोडा, उसके बाद हमें यहाँ पर दे रखा है हाइड्रोजन क्लोराइड, और हमें यहाँ पर दे रखा है कैल्शियम क्लोराइड, और हमें यहाँ पे दे रखा है एल्यूमिनियम सल्फेट। और हमसे यहाँ पर पूछा है कि परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करने के लिए कौन सा मेथड हम अडॉप्ट कर सकते हैं, राइट। तो देखो भाई, ये आपको थोड़ा सा समझना होगा। यहाँ पर जो हार्डनेस होती है वाटर की वो दो तरह की होती है। हार्डनेस, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि वाटर हार्ड और सॉफ्ट दो तरीके का होता है। जिस वाटर के अंदर सोप लेदर बना देता है वो सॉफ्ट वाटर होता है, और जिसके अंदर सोप लेदर प्रोड्यूस नहीं कर पाता है वो कौन सा होता है, हार्डनेस, हार्ड वाटर होता है। अब ये जो हार्डनेस होती है वाटर की, ये दो तरीके से होती है। एक होती है टेम्पोरेरी हार्डनेस और एक होती है परमानेंट हार्डनेस। तो जो वाटर की हार्डनेस है वो दो तरीके की होती है, एक होती है टेम्पोरेरी और एक कौन सी होती है, परमानेंट हार्डनेस होती है वाटर की। जो हमारी टेम्पोरेरी हार्डनेस होती है वाटर की वो जनरली होती है कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट की वजह से। यानी कि अगर वाटर के अंदर कैल्शियम हाइड्रोजन प्रेजेंट है या फिर मैग्नीशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट प्रेजेंट है, कैल्शियम और मैग्नीशियम के सॉल्ट तो होंगी, बट अगर वो हाइड्रोजन कार्बोनेट की फॉर्म में प्रेजेंट है तो कौन सी हार्डनेस होती है, टेम्पोरेरी। परमानेंट हार्डनेस होती है या तो CaCl2 प्रेजेंट होगा या फिर MgCl2 प्रेजेंट होगा या फिर CaSO4 होगा या फिर MgSO4 होगा। इनकी वजह से जो हार्डनेस होती है वो कौन सी हार्डनेस होती है, परमानेंट हार्डनेस। तो आपको ये याद रखना है कि हार्डनेस भी दो तरह की, टेम्पोरेरी और परमानेंट। हार्डनेस होती है अगर पानी के अंदर Ca2 पॉजिटिव या Mg2 पॉजिटिव के सॉल्ट प्रेजेंट है, तो कैल्शियम और मैग्नीशियम के सॉल्ट प्रेजेंट है। तो अब ये सॉल्ट या तो हाइड्रोजन कार्बोनेट की फॉर्म में हो सकते हैं, क्लोराइड या सल्फेट की फॉर्म में हो सकते हैं, राइट। चलो, तो हमें यहाँ परमानेंट हार्डनेस की बात की गई है। अब इस हार्डनेस को रिमूव करने के कई सारे मेथड होते हैं, जिसमें से एक मेथड कौन सा होता है, वॉशिंग सोडा। तो अगर हम परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करना चाहते हैं तो उसके अंदर हमें क्या ऐड करना पड़ेगा, वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला पता है क्या होता है, Na2CO3.10H2। ये हमें ऐड करना पड़ेगा वाटर के अंदर। अब देखो एक रिएक्शन में करके दिखा देती हूँ। अब परमानेंट हार्डनेस रिमूव करनी है। सपोज उस पानी के अंदर प्रेजेंट है CaCl2, तो परमानेंट हार्डनेस ऐड करने के लिए हम क्या डाल देंगे उसके अंदर, Na2CO3, वॉशिंग सोडा। अब ये वॉशिंग सोडा क्या करेगा, यहाँ से मैंने आपको बताया भी यही रिएक्शन, अगर एक तरफ Na और एक तरफ Cl, तो सबसे पहले तो NaCl को अलग कर लो, बेनिसिल यहाँ से अलग हो जाएगा, तो क्या बचा, CaCO3। अब ये जो CaCO3 इसके प्रेसिपिटेट बन जाते हैं और इन प्रेसिपिटेट को हम फिल्टर करके अलग कर लेते हैं, तो हमारे पास क्या बचेगा यहाँ पर, NaCl, राइट। और NaCl तो वाटर के अंदर हार्ड नहीं होता है, तो इस तरीके से हम परमानेंट हार्डनेस को रिमूव कर सकते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा जगह, A, वॉशिंग सोडा, राइट। चलो नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडर्ड टू बी द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर। इनमें से कौन सा प्योरेस्ट फॉर्म है वाटर का, ऑप्शन आर रेन वाटर, स्प्रिंग वाटर, वेल वाटर, रिवर वाटर। तो देखो जो हमारा प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर का सोर्स है वो क्या है,
वो तो भाई रेन वाटर है ना, तो ऑप्शन क्या आ जाएगा इसका करेक्ट, रेन वाटर। ठीक है, तो ये था आज का लास्ट क्वेश्चन। यहाँ पर हमने जो मेल शिफ्ट 2 है 2021 में हुआ था उसके क्वेश्चंस भी डिस्कस कर लिए हैं। आई होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा और सारे क्वेश्चन समझ आए होंगे। फिर भी कोई भी डाउट हो तो आप उनसे मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।